सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्टिविटी करने के बीच में भी मेरा मन हो गया कि मैं आपको मना कर दूं, तो मेरी ना का मतलब ना है। पर ये पोस्टर्स में, हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे इमेजिनेशन में हम जब भी बात करें तो वो एक बेचारी महिला की ही तस्वीर आती है। आपकी चॉइस होती है ना, कपड़े 200 रुपए के भी हैं, 20,000 के भी, 30,000 के भी हैं। ये उसी तरीके से है कि हमारे पास रास्ते में मांगना, ट्रैफिक पे मांगना और सेक्स वर्क करने के अलावा हमारे पास ऑप्शन कहीं नहीं है कि कहीं हम नौकरी कर पाए। जहाँ तक मुझे पता है उनके पास कोई अपना आइडेंटिटी प्रूफ नहीं रहता है, उनके पास कोई खाता नहीं रहता है। उनकी जो वहाँ पे कोठे में सीनियर बैठती हैं, पैसा उनको ही मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। हम हाँ तो कर देते हैं, बट जब चीज़ें शुरू होती तो हमें ना करने का मन होता है, पर हम ना कह नहीं सकते। लोग वायलेंट होके जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं कोठों पे लड़कियों को। 4 लड़कियों ने बोला कि प्लीज़ हमें यहाँ से ले जाइए, और वो उस समय 16 साल की थी। समय के बाद ये महिलाएं क्यों नहीं निकलना चाहती? वो जाएंगी कहाँ भी है, तो वो पूछेगा क्या करते हो आप, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मैं सेक्स वर्कर हूँ? आप मुझे घर दोगे? हेलो सुनीता मैम, स्वागत है आपका टॉक विद मानवेंद्र के इस पॉडकास्ट में। मैम, सबसे पहले एज ए सोशल एक्टिविस्ट मुझे आपसे ये पूछना है कि बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, बट आपने ये प्रोस्टिट्यूशन जैसा टॉपिक कैसे चुना? क्योंकि एक टैबू की तरह देखा जाता है, एंड एज ए वुमेन थोड़ा सा और प्रॉब्लम हुआ होगा, तो वो जर्नी कहाँ से शुरू हुई? थैंक यू मानवेंद्र, इस पॉडकास्ट पे प्रोस्टिट्यूशन जैसे मुद्दे पे डिस्कशन करने के लिए। ये 2012 की बात है, तब हम डायरेक्टली प्रोस्टिट्यूशन पे हमने कभी काम नहीं किया था। ये 2012 की बात है, हम पीरियड्स के मुद्दों में काम करते थे। हमने एक रिसर्च की थी जिसमें ये जाना था कि 5 में से 4 एडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं वो स्कूल छोड़ देती हैं जब उनको मासिक धर्म शुरू होते हैं। और साथ ही साथ में ये भी था कि सिर्फ स्कूल ही नहीं छोड़ती हैं, बहुत सारे मिथ्स एंड टैबूज हैं जिनको वो फॉलो करती हैं। तो इस मुद्दे में काम करते करते हमने लड़कियों को स्कूल पे दोबारा दाखिला दिलाना शुरू किया। इसी जर्नी पे हम एक गांव से हमारी मुलाकात हुई जिसका नाम है नटपूरवा। तो नटपूरवा एक गांव है जो सीतापुर सिधौली के पास पर है, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर होगा। और वो पूरा गांव जो है प्रोस्टिट्यूशन के वर्क में इन्वॉल्व है। तो वहाँ पर जब हमने काम शुरू किया और ये देखा कि अब इस गांव की भी जो लड़कियां एडोलेसेंट स्कूल छोड़ चुकी हैं उनको दोबारा दाखिला दिलाते हैं, तो हमारे पास चैलेंज आया और हमें ये पता चला कि ये बच्चियां भी प्रोस्टिट्यूशन पे इन्वॉल्व हैं। क्योंकि वहाँ पर बच्ची जैसे ही ग्रो हुई, उसका शरीर उभरने लगा, दिखने लगा कि उसके ब्रेस्ट इनलार्ज हो रहे हैं, हिप्स थोड़े निकल रहे हैं, वो थोड़ी बड़ी दिखने लगी। वैसे ही उसकी फैमिली ने उसको उस प्रोस्टिट्यूशन वर्क में, सेक्स वर्क में उसको इन्वॉल्व कर लिया। तो यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। जर्नी आसान नहीं थी, जर्नी बहुत मुश्किल थी। आज शायद मैं आपके पास में, आपके सामने बैठ के इस मुद्दे में खुल के चर्चा कर रही हूँ, पर मैं मानवेंद्र आपको बताना चाहूँगी 2012-13 में अगर कोई मेरा आर्टिकल भी आता था कि सुनीता मासिक धर्म के मुद्दे में प्रोस्टिट्यूशन के साथ काम करी, तो शायद वो इंटरव्यू और आर्टिकल न्यूज़पेपर में कभी अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं शेयर कर सकती थी। तो मुझे भी ये जर्नी 7-8 साल लगी कॉन्फिडेंट होने में, अपनों से बात करने में, और कॉन्फिडेंट तब आया जब ये प्रोस्टिट्यूशन एक्ट लीगल हो गया। मैम, अभी आपने ना अपने इंट्रोडक्शन में बात बताई कि एक वो गांव है जो हमारे लखनऊ से आई थिंक 40 किलोमीटर दूर है, और उस गांव की वजह से आपका काफ़ी एक बड़ा रोल है जो आप इस लाइन में आए और आपने प्रोस्टिट्यूशन के अगेंस्ट में इतना आवाज़ उठाई। मेरे को ये जानना है कि ये गांव जो है सिधौली के पास, नटपुरवा, तो इसका हमने काफी नाम सुना है। हम सिधौली जगह के बारे में काफी सुनते थे बड़े होते हुए कि यार ऐसा वहां पे कुछ होता है। थोड़ा सा इस गांव की कहानी बताइए मैम, क्या है ये, कैसे यहाँ पे बच्चों को प्रोस्टिट्यूशन में लाया जा रहा है, क्या आज की भी वही कंडीशन है जो पहले थी? थोड़ा मैम इस पर डिटेल बताइए। बिल्कुल मानवेंद्र, आपने सही कहा है। 2011 में जब मैं वहाँ पर इंटरवेंशन कर रही थी, हमने इंटरवेंशन किया, तब भी वहाँ पे गांव का हर दूसरा घर प्रोस्टिट्यूशन के वर्क में इन्वॉल्व था। आज भी वहाँ का हर दूसरा घर प्रोस्टिट्यूशन के वर्क में इन्वॉल्व है, सेक्स वर्क में इन्वॉल्व है। उनका बेसिक आमदाई, बेसिक जो अर्निंग है वो इसी एक्टिविटी से ही होती है। और आज भी जब हम जाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ कारणवश हमें सेंटर बंद करना पड़ा। आज भी जब हम वहाँ किशोरियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि प्लीज़ आके सेंटर खोल दीजिए। तो हम कहते हैं कि वो सेंटर में क्या मज़ा आता था, तो उन्होंने हमसे कहा कि सेंटर में आप 4 घंटे हमसे कुछ भी करा लीजिए, लेकिन वो 4 घंटे ना हमें उस दर्द से दूर रखिए जो हम वहाँ झेलेंगे। तो यहाँ हम अपनी ज़िंदगी
जी पाते हैं और वो 4 घंटे उस दर्द से हम दूर रह पाते हैं। तो आज भी उस गांव पे इंटरवेंशंस हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो बेसिक काम उनका है, जिससे धंधा हो रहा है, जिससे वो पैसे ला रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी बंद करना मुश्किल है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए उनको भी पैसों की ज़रूरत है। मैम तो इसमें होता क्या है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद कहते हैं कि तुम्हें हम प्रोस्टिट्यूशन में लेके आएंगे? जी हाँ, पेरेंट्स उनको खुद ही इन्वॉल्व करते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो किशोरी लड़कियों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, लड़के भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ही उनको लगता है कि बच्ची बड़ी हो गई है, इस काम के लायक हो गई, या बच्चा बड़ा हो गया, इस काम के लायक हो गया है, वो उसको मतलब कोई अगर कस्टमर आता है तो उसे दिखाने लगते हैं। और फिर अगर वो कस्टमर उसको ओके कर देता है तो वो बिल्कुल अलाउड होता है। वहाँ पर कई लोगों के घर में ही जगहें बनी हुई हैं जो इस तरीके से करते हैं। नहीं तो जो लोग कस्टमर आते हैं, अगर उनके पास अपना स्पेस है तो वो वहाँ पर लेके जाते हैं, और इस तरीके से होता है। मैम आपका, मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, तो लखनऊ, दिल्ली, ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा काम रहता है। थोड़ा सा मैम लखनऊ का प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बताइए, क्या लखनऊ में प्रोस्टिट्यूशन होता है और किन किन जगहों पे लखनऊ में हम मोस्टली देखते हैं प्रोस्टिट्यूशन को? बहुत जगहों में होता है, कोई ऐसी एक स्पेसिफिक जगहें नहीं है। आप जिस एरिया में रहे उस एरिया के आसपास रहता है। लखनऊ में अगर आप हम नाम कहें तो आप गॉल सिटी के पास फिलिक्स स्क्वायर है, वहाँ पर जब आप निकलेंगे शाम को तो वहाँ पर भी आपको मिलेंगे। आप ट्रांसपोर्ट नगर के पास जाइए, वहाँ पे एक बड़ा हब है। आप चारबाग के पास जाइए, स्टेशन के पीछे, वहाँ पे एक बड़ा हब है। आप दुबग्गा जाइए, वहाँ पे एक बड़ा हब है। आलमबाग जाइए, वहाँ एक बड़ा हब है। चिनहट के आगे बाराबंकी के बीच में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर आप जाइए, रामनगर के आसपास, वहाँ एक बड़ा हब है। तो ये ऐसी चीज़ है जो लोग शायद खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन छुप के भी जगहें बहुत बड़ी हैं और बहुत तरीके से होता है। इसमें भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, कि सिर्फ एक ही तरीके से होता है, या हमने जान लिया कि सिर्फ लोग जो कोठे में होते हैं वही सेक्स वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। मैं एक अनुभव साझा करना चाहूँगी। हमारे यहाँ गोमती नगर में एक समिट बिल्डिंग है जहाँ पे लोग बहुत पार्टीज करने के लिए जाते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव था। मैं और मेरे दोस्त वहाँ पर पार्टी करने के लिए गए थे। और ज़रूरी नहीं है कि जो कोठे में रहते हैं, जो रात में आपको सड़कों में मिलेंगे, सिर्फ वही सेक्स वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। कई पुरुष, कई महिला शायद जो पढ़ भी रहे हैं, उनको लगता है कि सेक्स वर्क से उनकी आमदनी होती है और उनके खर्चे पूरे होते हैं, और वो कंसेंट के साथ किसी के साथ जा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे उस तरीके से भी सेक्स वर्क में इन्वॉल्व हैं। तो हम उस बिल्डिंग से बारबेक्यू नेशन में हमने डिनर किया, और डिनर करके 10:30 पौने 11 बजे हम निकल रहे थे। तो हमने देखा कि एक महिला, यंग महिला थी, कॉलेज स्टूडेंट थी, प्रोफेशनल थी, लग रहा था किसी कॉर्पोरेट में काम करी, और वो कर भी रही थी। तो वो एक गाड़ी के पास में बैठी हुई थी, और बैठी इन सेंस कि उसने टेक लगा के वो खड़ी हुई थी। तो हमें लगा कि शायद रात के 11:30 बज रहे हैं, और वो हमारी ही गाड़ी थी, क्योंकि हमें वो गाड़ी निकालनी थी। तो जब हम वो गाड़ी निकालने लगे तो हमने उनसे कहा कि मैम आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, हम आपको साइड हो जाइए, हमें ये गाड़ी निकालनी है। तो उसने कहा ओके ओके ठीक है। फिर वो आगे देखने लगी, तो मैं वहां से निकल गई, और मेरा मेल फ्रेंड जो था, दोस्त, वो गाड़ी वहां पे निकालने लगा, क्योंकि गाड़ी वही ड्राइव कर रहा था। तो जब वो ड्राइव करके गाड़ी वो आगे लाया, 10 मिनट हो गई पार्किंग से लाते वो ऊपर लाया, तो उसने देखा कि अभी तक कैब नहीं बुक हुई। क्योंकि लखनऊ आप जानते हैं कैसा शहर है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो उसने सोचा आपकी कैब बुक हो गई क्या, या नहीं बुक हुई है, कोई दिक्कत है, तो आपको कहाँ जाना है वैसे, क्योंकि उसने सोचा उसकी एक फीमेल पार्टनर है, क्या पता हमारे रास्ते जाना हो। तो उसने डायरेक्टली बोला इट विल कॉस्ट यू। सो अलग अलग तरीके के, एक आपको शहीद पथ पे खड़े मिलेंगे, चारबाग में भी लोग मिलेंगे, उनके अपने अड्डे, कुछ इस तरीके से मिलेंगे कंसेंट के साथ। तो उसने कहा इट विल कॉस्ट यू। फिर वहां पे कंसर्न शुरू हुआ। तो पहले तो मेरा दोस्त भी शॉक था, फिर उसको ये लाइन से समझ नहीं आया इट विल कॉस्ट यू। फिर वहां पर मैं थी, तो मुझे लगा शायद, बिकॉज आई एम वर्किंग इन दिस सेक्टर, तो मुझे लगा शायद, तो मैंने उससे पूछा कि आप पूछो इट विल कॉस्ट यू, तो एक कॉस्ट तय हुआ करके। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि कोई अड्डा नहीं है, अड्डा सब जगह है। एक मिथ है, कॉन्सेप्शन है कि हमें यहाँ जाना है, जहां पर हमें पता चल जाए कि 2 या 3 हम यहाँ पार्टी करने जाएंगे, तो इसकी पार्किंग में एंड में हमें यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे लोग मिल जाएंगे, तो वो वैसे अड्डे बनने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे दिल्ली में भी काफी अड्डे हैं, कलकत्ता में भी काफी अड्डे हैं, और हमारे लखनऊ जैसे शहर में भी काफी अड्डे हैं। मैम आपने अभी लखनऊ का बताया, दिल्ली में आप बताइए थोड़ा कि जीबी रोड के अलावा, जो सबको पता है, और भी कुछ ऐसे हब, और कहाँ पे दिल्ली में सबसे ज्यादा ये चीजें ज्यादा पनप रही हैं, और कहाँ से ये स्टार्टिंग हो रही है? ईस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा है, शौकापुरा नाम का एक जगह है, वहां पर
एजेंसी है, मतलब आपको लंबी चाहिए लंबी मिलेगी, वहां पर डिस्क्राइब लोग करते हैं कि आप बताओ आपको कैसा चाहिए। तो वो एजेंसी, और बिलीव मी, मतलब आप कहीं भी जाएं, मैं जब इन कोठों में गई और इस एरिया पे जब मैंने विजिट किया, एक चीज मैंने बहुत कॉमनली पाया वहां पर कि बंगाली बोलने वाली लड़कियां बहुत सारी हैं वहां पर। हमें नहीं पता कि वो जब कोई भी क्रॉस करके आए हैं तो एक ट्रेंड है, आपको मिलेंगी, और वो बहुत यंग लड़कियां मिलेंगी, आपको बहुत यंग लड़कियां मिलेंगी। और हमें तो अच्छा, हमें तो कई बारी बात करने की भी इजाजत नहीं दी जाती है, क्योंकि होता क्या है कि जो पेशावर औरत हो जाती है, जिसका ये पेशा बन जाता है और उसकी उम्र बड़ी हो जाती है, तो उसे बाहर धंधा करने के लिए भेजने लगते हैं कोठे के लोग। पर जो लड़कियां छोटी उम्र की होती हैं, आपने कई बार देखा होगा, और हमें पता कैसे चलता है कि ये लड़कियां कौन है? कई बार पता चला लोकल पुलिस स्टेशन से कि एक लड़की गुम हो गई, आपने उसकी रेकी करनी शुरू करी। सेकंड, एनजीओ जितना भी बलबूते वाला हो, बिना पुलिस के वो रेकी नहीं कर सकता, और बिना पुलिस के शायद वो कोठे में जाके उनसे बात भी नहीं कर सकता। करेक्ट? तो हमें पुलिस की मदद लेनी ही पड़ती है, ठीक है? तो और स्पेशली जब वो बच्ची नाबालिग है, वो बच्ची 18 साल से कम है, उनको आप कभी दरवाजों के बाहर नहीं देखोगे, उनको दरवाजों के अंदर बंद रखा जाता है। और जब हमने उनसे बात करना शुरू करी है तो उनकी डिमांड भी बहुत है, लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो अभी उभर रही हैं, नई लड़कियां हैं, लोगों की चॉइस है। तो कहीं ना कहीं, और मतलब जितना एआई और जितना सोशल मीडिया, कैसे ये लड़कियां, मतलब अगर मैं आपको पिछले 3 साल की जर्नी में मैं बताऊं, मेजॉरिटी लड़कियों से जो हमने बात करी, या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके जिनको हम वापस घर लेके आए, वापस घर लाने के बाद भी इनकी एक अलग जर्नी होती है मानवेंद्र। जब हमने इनसे बात करी ना, तो सोशल मीडिया जितना पॉजिटिव है, सोशल मीडिया से ही लड़कियां उनसे कनेक्ट होती हैं, ठीक है? समहाउ उनके रिलेशनशिप्स बनते हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा घर है, वो लव स्टोरी स्टार्ट होती है, एक। और उसके बाद में ये पता चलता है कि दे आर एक्सचेंजिंग देयर नंबर्स, दे आर एक्सचेंजिंग देयर फोटोज, और इस तरीके से कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एडोलेसेंट है, वो इतनी मेच्योर नहीं है। अब क्या होता है, जब आप किशोर अवस्था में होते हैं ना, तो प्यार, अपोजिट जेंडर, सेक्स, ये सारी चीजें बहुत ऐसी होती है जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। और आप अगर बहुत छोटे शहरों पे भी देखोगे तो एक बहुत कॉमन सा ट्रेंड है कि अगर स्मार्टफोन है तो वो घर के लड़के के पास रहेगा, तो लड़का उस स्मार्टफोन से तभी चीजों को एक्सप्लोर कर पाता है। लड़कियों के पास तो उतनी आजादी भी नहीं कि घर पे कहीं बाहर या लड़कियों के साथ बैठ ले, या कैफे में जाके पेन ड्राइव से कुछ ले आए। तो अगर उनको कहीं सोशल मीडिया कुछ मिल गया, कोई एक मिल गया, तो उनको लगता है मुझे तो ये पूरा दुनिया और संसार मिल गई, और वो उस फ्रॉड में फंसती जाती हैं, फंसती जाती हैं, फंसती जाती हैं। एंड देन वी फाउंड मेनी गर्ल्स इन कोठास, वी फाउंड मेनी गर्ल्स इन्वॉल्व इन सेक्स रैकेट बिकॉज ऑफ दिस। ये मैम कैसे होता है? मतलब मुझे जो आपकी बात से समझ में आया कि लड़का भगाने की कोशिश करता है या शादी के नाम पे लेके जाता है, थोड़ा मैम इसको समझाइए। देखिए, बहुत सारी जो हमारे अनुभव हैं, जो हमने फील्ड पे अनुभव देखे हैं, और जो हमारी स्टोरीज है, वो ये कहती है कि कई बार ऐसे रॉन्ग नंबर्स आते हैं, या व्हाट्सएप से किसी का कोई नंबर मिला और उसके पास वो नंबर है, और उन्होंने बात करना शुरू करी। करेक्ट? जब बात करना शुरू करी तो एक कनेक्शन हुआ दोनों में। इसको नहीं पता है कि क्या कनेक्शन हुआ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही इन्वॉल्व हो जाती, कई बार लड़के भी इसका दे हैव ऑल्सो द विक्टिम ऑफ इट। तो दोनों में परसेंटेज सेम है, ठीक है? तो हमने बात करना शुरू करी, हमने एक दूसरे से शेयरिंग करी जैसे नॉर्मल होता है। फिर क्या होता है कि हम फोटोज एक्सचेंज करना शेयर करते हैं। फिर कई बारी क्या होता है, हमारे पास 2 इंसिडेंट ऐसे हैं जिसने एक कहीं पे बैठ के दिखाया, वो उन्हीं पे जो पूरा पूरा सेक्स वर्क, जिनके पास पूरा पूरा ग्रुप है, काम करते हैं, वो उन्हीं का ही बंदा है, बट उसका काम है कि ब्रिंग गर्ल्स एंड ब्रिंग मोर यंग गर्ल्स, ठीक है? तो उसने सोशल मीडिया अपना नेटवर्क बनाया, ठीक है? उसके बाद में उसने उससे प्रॉमिस किया कि मैं शादी करूंगा, या दोस्ती हुई, कुछ भी हुआ। कई बार तो ऐसे हुआ कि चलो मैं तुमसे मिलने के लिए डेट पे आता हूँ, तो शायद वो उसी के शहर पे गया उसे डेट में मिलने के लिए, क्योंकि वो एडोलेसेंट है या उसको इतनी जानकारी नहीं है, तो वो घर से भी डर के निकली है कि मुझे मिलना है, या घर से झूठ बोल के निकली है मिलना है। तो वो उसके साथ गया, जब वो साथ गई तो वो फोर्सफुली उस जगह पे जाके उस धंधे में फंस गई वो, ठीक है? फिर जब, और हमें पता कैसे चलता है, समहाउ
अच्छा, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे पास फोन्स नहीं होते थे मानवेंद्र, तो हमें इस घर के सारे नंबर्स याद होते थे, करेक्ट। बट आज हमें कितने नंबर्स याद हैं? तो एक सबसे बड़ा चैलेंज हमने देखा है कि जब भी हम देखते हैं नंबर ज्यादा नहीं फोन पे थे, तो उसका फोन सबसे पहले ले लिया जाता है, उसका आधार कार्ड सबसे पहले ले लिया जाता है, ठीक है, उससे। तो दूसरी चीज क्या होती है कि जब हमने देख लिया तो हमें कैसे पता चलता है, समहाउ अगर उस नंबर पे जिस पे रजिस्ट्रेशन कराया है एप्लीकेशन कि हमारा बच्चा गुम हो गया है, या हमारा बच्चा यहाँ पे नहीं है, वो स्कूल के लिए निकला था लड़की, या वो इतने टाइम पे निकली थी, ठीक है, तो उस नंबर पे अगर हम देखते हैं कि गलती से किसी नंबर से मिस कॉल आ गया, अगर किसी बच्चे को नंबर याद है, वैसे कुछ ही होते हैं जिनको मम्मी पापा का नंबर नहीं याद होता है, ज्यादातर बच्चों को याद रहता है, तो हम उस कॉल पे कॉल करते हैं, फिर उस कॉल को ट्रेस करते हैं, एंड वी फाउंड कि वो ऐसी ही जगह में मिलती है, या कलकत्ता में मिलेंगी, या जरूरी नहीं है कि वो बड़े कोठे हो। अभी हमने एक रिसेंटली एक लड़की थी अंशिका करके, उसको जब हमने डिटेन किया था तो हमें वो राजस्थान में मिली, और हमें वो राजस्थान में मिली, हमें वो उस घर पे मिली जहां पे उन लोगों ने धंधा ये शुरू ही किया था। तो वो लोग, उनका ग्रुप बहुत छोटा था, तो दे वर नॉट वेरी मच एक्सपीरियंस, तो वो ट्रेस होकर आराम से पकड़ लिया और गया। वो किडनैप किया था कि ऐसे ही हनी ट्रैप में फंसाया था? ऐसे ही किया था, कई किडनैप भी हो जाते हैं, कई इस तरीके से भी करते हैं, पर हमें जितने केसेस मिले उसमें तो ये बहुत पोलाइटली मतलब किया जाता है उनको, और बहुत पोलाइटली होता है। स्पेशली बहुत सारी स्टोरीज हमें आई है, एआई जितना दूर जा रहा है उस तरीके से। आपने देखा होगा कैम गर्ल करके एक चीज होती है, हमने देखा है कि बहुत सारे रिपोर्ट्स उसके भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मानवेंद्र, अभी तो हम फिजिकली बैठे हैं, मिल रहे हैं, करेक्ट, मैंने आपसे पैसे लिए हैं कि हमारा कंसेंट हुआ, हम सेक्सुअली विल डू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, हम मिलेंगे, हम एक साथ रुकेंगे, पर पैसे लेने के बाद भी, सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्टिविटी करने के बीच में भी मेरा मन हो गया कि मैं आपको मना कर दूं, तो मेरी ना का मतलब ना है, डजंट मैटर कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं या आपने मुझे पैसे दिए हैं, मेरी ना का मतलब ना है, मैं बीच में भी मना कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन कैम गर्ल, इनमें क्या होता है, इनमें तो यही होता है ना, देयर इज अ होल वेबसाइट विच इज गोइंग ऑन, वो ऑलरेडी पहले से ही ऑनलाइन जो चीजें चल रही हैं, आपको सिलेक्शंस दी जाती हैं, ठीक है। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। मैं आपको यहीं पे एक मिनट रोकना चाहता हूँ, सॉरी फॉर द इंटरवेंशन। नो वरीज मैं ये कैमगर्ल आपने टर्म यूज किया, तो ये मेरे लिए नहीं है, मतलब आजकल सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि कैमगर्ल काफी चल रहा है, बट हमारे दर्शकों के लिए भी मे बी ये नहीं हो। थोड़ा कैमगर्ल ये होता है क्या, इसको समझाइए मैम। कैमगर्ल होता है कि आपने, यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑनलाइन, आपने भी देखा होगा कई बारी, अगर आप ऐसे वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप किसी पॉर्न साइट को चला रहे हो तो वहां पर कई बारी आता है कि यू वांटेड टू हैव अ लाइव वीडियो विद अस, तो क्लिक इट, यस और नो। तो वहां पे लाइव जो आप बात करते हैं, वो the girls who are involved in these activity, they are cam girl. मतलब ऑनलाइन आपसे सेक्सुअल एक्टिविटीज की बात करना, ऑनलाइन चीजें करना, वो कैम है। कैम इज कैमरा, गर्ल इज गर्ल। तो ऐसा नहीं है। और ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि सिर्फ कैम गर्ल्स ही होते हैं, पुरुष भी होते हैं जो ये एक्टिविटीज करते हैं, बट ये कैम गर्ल को ही इतना बोला गया है, कहीं आपको कैम बॉय नहीं सुनाई देगा, राइट? तो ये भी एक बहुत बड़ा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है जिसको हम चेंज करना चाह रहे हैं अपनी इंटरवेंशन से। और एक और बहुत चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब मानवेंद्र, जब हम प्रोस्टिट्यूशन का नाम लेते हैं या हम कहते हैं सेक्स वर्कर, हमने सेक्स वर्कर कहा है हमने, और उसके पीछे की तस्वीर हमारे भी दिमाग में क्या घूमती है, एक औरत जिसने शायद कपड़ा मुंह पे लिया हो, यूं अगर रेड पड़ गई तो ये सेक्स वर्कर है तो ऐसे मुंह छुपाया हो, या हम देख रहे हैं रोड पे खड़ी हो, करेक्ट। और वही हमने बात करी कैम गर्ल की, कैम गर्ल, करेक्ट। पर ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सेक्स वर्कर, करेक्ट, इज अ सेक्स वर्कर, मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, और दोनों ही सेक्स वर्क एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। जितने प्रतिशत महिलाएं हैं उतने ही प्रतिशत पुरुष है, पर ये पोस्टर्स में, हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे इमेजिनेशन में हम जब भी बात करें तो वो एक बेचारी महिला की ही तस्वीर आती है। मैम, मुझे इसी पे आपसे एक चीज पूछना है कि महिलाओं की तस्वीर या महिलाओं से इसको ज्यादा रिलेट शायद इसलिए भी करते हैं कि हम जब भी कोई ऐसी जगह देखते हैं वहां पे हम ज्यादा फीमेल्स को ही ओपनली खड़ा देखते हैं
क्योंकि मेल कस्टमर ओपनली पिक कर लेते होंगे, बट वुमेन्स का क्योंकि ये तरीका नहीं पता कि कैसे वो पिक कर रहे हैं या कैसे उनका जो मेल प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट है वो कैसे चल रहा है, तो थोड़ा मैम इसके बारे में बताइए आप। ओके, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आज के समाज में अगर हम हमारी पितृसत्तात्मक समाज में, पेट्रियार्की समाज में, अगर हमें सेक्स की बात करनी है या एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या एक पार्टनर है, ठीक है, और उनको सेक्स की बात करनी है या सेक्स करना भी है, तो एक ये मिथ है कि पहले लड़का बोले। लड़कियां कभी नहीं बोल सकती कि मेरा मन कर रहा है, मन भी कर रहा होगा, पर क्योंकि वो इतनी बाउंडेशंस बता दी है तो उसको मतलब जो है उसको बंद करके रखना है, उसको एक्सप्रेस ही नहीं करना है, करेक्ट। बट है तो ये नेचुरल डिजायर, एवरीबडी वांट्स टू डू इट, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, राइट। महिलाएं भी करती है और आपने देखा होगा ऐसा नहीं है, महिलाएं भी शेयर करती है, महिलाएं भी इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं वो दब के रह जाती है, करेक्ट। और कहने की बात उल्टा है, यहां पर आप देखिए, ठीक है, महिलाएं दब के रह जाती हैं। एक महिला रात में, शायद वो सेक्स वर्कर है, महिला रात में खड़ी हुई है, पुरुष आएगा उसको पिक करेगा, करेक्ट। अगर महिला को किसी सेक्स वर्कर को बुलाना है, मेल सेक्स वर्कर को, वो उसे पिक करने नहीं जाएगी, वो जो एआई के माध्यम है, जो ऑनलाइन माध्यम है, जो एजेंसीज की हमने बात करी है, उन एजेंसीज से वो ट्रैक करती हैं और उन एजेंसीज से वो कनेक्ट करती हैं, उनके पास प्रोफाइल्स आते हैं कि ये लोग हैं, यू चूज द प्रोफाइल, वो प्रोफाइल चूज करती हैं और वो मतलब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो इट्स लाइक दैट, क्योंकि फीमेल्स के पास ना ऑप्शंस बहुत कम है। मेल्स जो इन्वॉल्व होते हैं उनके पास मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बहुत है, करेक्ट। फीमेल्स के पास मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड है, तो उनके पास ऑप्शंस ही यही है और ये एक ट्रेडिशनल चला आ रहा है। अगर आप किसी मेल को कहेंगे कि आप मेल वर्कर है यार, तू तो वहां पर जाके खड़ा होता है, उसकी ईगो पे हर्ट होगा, क्योंकि वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है और वो ट्रेडिशन उस तरीके से आ रहा है। बट दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट है, तरीके अलग अलग है मैचअप के। मैम मुझे आपसे इन्हीं सब चीज़ों में से एक मेरा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि कोई लड़की अगर प्रोस्टिट्यूशन में जा रही है तो ये क्या रीजंस रहते हैं जिसके वजह से कोई जा रही है। या तो एक तो होगा कोई ज़बरदस्ती लेके आए, जैसे आपने कुछ केसेस बताए, एक होगा कि पेरेंट्स ज़बरदस्ती इसमें ले आए, जैसे आपने एक बताया, और भी क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से महिलाएं जो हैं वो इस मतलब चीज़ों में घुस रही हैं। अनेक फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे अगर किसी लड़की को कॉर्पोरेट में नौकरी करना पसंद है, जैसे हमें गुड़गांव, हमें राजस्थान, अब हमें लखनऊ जैसे शहरों में भी यंग लड़कियां, जैसे मैंने समिट बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया, तो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग उनको ये लगा कि हम नौकरी करते हैं, हमें 20 से 25 हज़ार रुपये मिलता है, वो बाहर रह रहे हैं, उनके खर्चे हैं, ठीक है, उनको घर भेजना होता है 10,000 रुपये घर, और वो बहुत छोटे टाउन से हैं। आप छोटा टाउन हरदोई जैसे टाउन से आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां पे उन्होंने 10,000 रुपये उन्हें भेजना ही भेजना है, ठीक है। फिर वो बाहर शहर पे रह रहे हैं, रेंट के घर पे रह रहे हैं, उनकी अपनी ज़रूरतें, वो नौकरी तो 10 से 5 ही कर सकते हैं और एक लिमिटेड सैलरी ही होगी, लेकिन उनके अपने भी एक्सपेंडिचर हैं, तो वो रास्ता यही चुनते हैं वॉलंटरली कि हम ऑफिस से आए, हमारे पास शाम का टाइम है, हम शायद 2 घंटे में 2 कस्टमर भी ले लेंगे ना, और हमारे अगर 3,000 रुपये भी निकल जाएंगे तो वो हमारे लिए एक एसेट है, ठीक है। ये वो हैं जिन्होंने वॉलंटरली चूज किया है प्रोस्टिट्यूशन वर्क। ऑन दी अदर हैंड वो बच्चियां वो हैं जो कि फोर्सफुली इस पे लाई गई हैं, तो ये दोनों प्रोस्टिट्यूशन अलग तरीके के हैं। तीसरी एक और है, जिनको जो प्रोफेशनली मतलब जो इस पे हैं, दे आर सेक्स वर्कर्स, और आपको सेक्स वर्कर, आपको प्रोस्टिट्यूट से अगर मिलना है तो शायद जैसे आपकी चॉइस होती है ना, कपड़े 200 रुपए के भी हैं, 20,000 के भी, 30,000 के भी हैं, ये उसी तरीके से है। इफ यू हैव बजट ऑफ 200 रुपीज देन ऑल्सो यू कैन गेट इट, इफ यू हैव अ बजट ऑफ 25, इफ यू हैव अ बजट ऑफ 80,000 दैट ऑल्सो यू कैन गेट इट। इस जो एजेंसीज के थ्रू जाते हैं, जो ऑनलाइन आई हैव सीन, उनका ऐसा है, जैसे दिल्ली पे एजेंसीज पे दे मेट कि भाई हम गोवा पार्टी करने के लिए जा रहे हैं, पर हमें ना लड़कियां साथ में चाहिए, ठीक है। वो बता देंगे कि हमारा कॉस्ट एक दिन का 25,000 या 30,000 रुपीज है, फ्लाइट टिकट आपको बेयर करनी है, सब कुछ आपको बेयर करना है, कंसेंट है, आपके पास पिक्चर्स आएंगी, यू सेलेक्ट दैट पिक्चर, दिस इज ओके, शेयर कर लिया आपने, वो शेयर हो गया, वो आपके साथ गोवा जाएंगी, 3 दिन का उनका, दे टेक दैट एज अ प्रोजेक्ट बिकॉज दे आर इन अ प्रोस्टिट्यूशन वर्क फॉर देम,
3 दिन उनका कंप्लीट हुआ, दे कम बैक, उनका जो अमाउंट है दे टेक इट एंड कम बैक. एंड मोस्टली प्रोस्टिट्यूशन जितना मैंने देखा है कि ये सब कैश में होता है, सब कैश में होता है. ऑनलाइन नहीं होता करते हैं ज़्यादा. जहां तक मैंने बात की है, मतलब जब हमने कोठो में भी विजिट किया है तो कहीं उन्होंने ऑनलाइन पैसे नहीं लिए, कैश लिए. ठीक है, अभी जब हम समिट बिल्डिंग वाला डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें भी जब उसने बोला था इट कॉस्ट यू, शी हैड ऑल्सो टेकन कैश. मतलब हमें जितनों ने बताया उतनों ने बताया कि हमने कैश ही लिया, किसी ने भी. और एक और भी चीज है, हमने देखा है इनके ना अपने जैसे जो भी कोठों में है, भले वो बाहर निकल के काम करें, इनके खाते नहीं है बैंक में, दे डोंट हैव बैंक अकाउंट. क्योंकि अगर बैंक का खाता है, आधार कार्ड लग रहा है, आइडेंटिटी आपकी रिवील हो जाएगी. खाता उस पे रखेंगे, आप जिस एटीएम से पैसे निकालेंगे कुछ तो हिंट लगेगा. ये क्योंकि ना ये उसमें जो कोठों में है, इनमें ये उसमें इतने फंसे रहते हैं कि उनकी आइडेंटिटीज शायद. और मैं आपको बताऊं, जैसे अब कोई 10 साल का बच्ची है, कहिए कि उसका आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, वो तब से गुम है, नहीं मिल पा रही है, और 18 साल के बाद आप उससे मिलोगे तो शायद आप उसे नहीं पहचान पाओगे. अगर उसका आधार कार्ड होता तो आधार कार्ड तक, मतलब आइडेंटिटी, हमें भी इनकी आइडेंटिटी मिलने में बहुत मुश्किल हो जाती है. तभी शायद आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है कि ये कहाँ के हैं. अच्छा, उनको खुद भी नहीं बता पाते होंगे. कोई 9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा आ रहा है, उसकी जैसी सी एक नॉर्मल प्रोसेस है. आप 9, 10, 11 साल के होते हो, जब आपको पीरियड्स आने वाले होते हैं तो आपके ब्रेस्ट एनलार्ज होने लगते हैं, हिप्स निकलने लगते हैं, बॉडी ग्रो करती है, करेक्ट. 9, 10 साल का बच्चा जो एकदम से निकला है, वो अपना आधार कार्ड लेके नहीं निकला होगा और उसको आधार कार्ड का नंबर नहीं पता होगा. अब तो आधार कार्ड है, पहले आधार कार्ड भी नहीं था. आइडेंटिफाई करना और उसे दोबारा ढूंढना एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है. उसके बाद वही बच्चा, अगर आप 20-22 साल को मिलो, बच्चा तेज है, कहीं उसको मौका मिला बाहर निकल के भाग के आने का, तो शायद वो अपने घर आ जाएगा. पर ये भी, इनकी भी एक बहुत पेनफुल स्टोरीज है. उन्हें नहीं पता उनके माँ बाप कहाँ हैं. मतलब मैं अभी ट्रांसपोर्ट नगर में एक एरिया है, वहाँ पे जब मैं इन महिलाओं से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि हम 12 साल के थे, 10 साल के थे, तो ऐसे आ गए, तो ऐसे आ गए. आज हमें अपने घर का रास्ता भी नहीं पता है, बस हमें धुंधली सी तस्वीर याद है अपने माँ बाप की. आप उन्हें वापस जाने को बोलोगे तो शायद वो वापस भी नहीं जा पाएंगे. समझ रहा हूँ मैम ये. और मुझे लगता है कि जब हम लोग भी बचपन में अगर अपने देखें, और अगर वो जनरेशन जो है वो आज की डेट में अगर बढ़ी है, तो हम लोगों के टाइम पे तो फ़ोन वोन भी इतना नहीं होता था, इतनी चीज़ें नहीं होती थी. तो अगर एज ए चाइल्ड मैं गायब होता 9-10 साल में, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं घर का भी मुझे जगह पता होती या चीज़. क्योंकि आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है मैम कि बहुत टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चों को बचपन से फ़ोन दे दिया, ये दे दिया, तो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जगह का नाम या कुछ चीज़ें पता हो. लेकिन उस समय तो ये सब चीज़ें बहुत दूर होते थे, तो आई थिंक ये चीज़ें रही होंगी. ये अभी भी टफ रहता है. मैम मुझे इस पे आपसे एक और चीज़ आप पूछनी है कि हमने ये सुना है कि ट्रांसजेंडर्स भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़, प्रोस्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. थोड़ा ये बताइए मैम कि ट्रांसजेंडर का भी इसमें रोल है कि वो लोग नहीं रहते हैं, मतलब क्योंकि ये बहुत चलता है, न्यूज़ में रहता है, कभी कभी खुद भी एक्सपीरियंस किए हुए, ऐसी चीज़ देखा है कि कहीं ग्रुप में खड़े हुए हैं ट्रांसजेंडर्स और कुछ इस तरीके की बातें करते हैं. तो थोड़ा बताइए मैम इसके बारे में. ओके, ये बहुत अच्छा सवाल है मानवेंद्र. और हम ट्रांसजेंडर शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ट्रांसजेंडर एक बड़ा कम्युनिटी है. इसमें LGBTQI कम्युनिटी पूरा एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में आता है. पर हाँ, मैंने किन्नर समाज से बात करी है, किन्नर लोगों से बात करी है जो किन्नर है, ठीक है, एक हिजड़ा कम्युनिटी है. उनसे जब मैं बात करती हूँ, और उनसे मैंने कई बारी बात करी है, हमने हिजड़ा कम्युनिटी के लिए काम भी किया है, वहाँ पर मानवेंद्र एक चीज़ बहुत कॉमन निकली है कि शादी का सालक 2 बार होता है, करेक्ट. तो वो सालक में जाके बधाइयाँ मांगते हैं. एक वो उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है और उनको अपने जो भी गुरु सीनियर होते हैं उनको लाके देना होता है. दूसरा उनका सोर्स ऑफ इनकम जो बधाई के बाद जो 365 दिन में होता है, वो शाम को वो सेक्स वर्क में ही इन्वॉल्व होते हैं. ये फैक्ट है, ये रियलिटी है क्योंकि उनके पास कोई, उनका ये कहना है कि हमारे पास रास्ते में मांगना, ट्रैफिक पे मांगना और सेक्स वर्क करने के अलावा हमारे पास ऑप्शन कहीं नहीं है कि कहीं हम नौकरी कर पाए. तो उनके पास रात में ऑप्शन ही यही होता है
इस पर ही इन्वॉल्व होने के लिए। और कोविड के टाइम पे अभी बहुत लोगों ने बोला कि हमें बहुत परेशानी हुई, क्योंकि उस समय सेक्स वर्क हम नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे थे, स्थिति ऐसी थी सब। तो कोविड के दौरान ही जब मैं हिजड़ा कम्युनिटी से मिली, काफ़ी किन्नरों से मिली, तो उन्होंने अपना ये थॉट हमसे साझा किया, और ये जेन्युइन है, ये सही बात है कि वो इन्वॉल्व हैं, और अभी से नहीं है, वो काफ़ी समय से इन्वॉल्व हैं, मतलब काफ़ी सालों से इन्वॉल्व है। जब से आप एक कल्चरल कह लें, वो है कि एक ये मिथ नहीं है, ये फैक्ट है। मैम मेरे को जैसे आपसे इस पे ये पूछना है कि महिलाओं को हमने देखा है बहुत बार बहुत जगहों पे, जैसे चारबाग का एरिया काफी हाँ। बोला जाता है कि आप रात में जाओ तो कभी दिख भी जाता है, बट ये सॉरी फिर से अगेन, इट्स जो हिजड़ा कम्युनिटी है, हाँ। ये कैसे ओपनली प्रोस्टिट्यूशन करते हैं और इनका क्या तरीका रहता है कस्टमर्स को अपनी तरफ लाने का? उनका भी सेम ही तरीका रहता है, जिस तरीके से महिलाएं होती हैं, आपको ये महिलाओं की ही वेशभूषा में मिलेंगे। कई बारी तो आप रिकग्नाइज भी नहीं कर पाएंगे कि ये किन्नर समाज से है, हिजड़ा कम्युनिटी से है, या ये एक महिला है। आपने चारबाग की बात करी, आपको ये हर जगह मिलेंगे। अभी आई थिंक 3 महीने पहले मैं अपने ऑफिस से निकल के 9:30 बज रहे होंगे, तो मैं शहीद पथ से गुजर रही थी, तो फिलिक्स स्क्वायर के पास में 2 खड़े, मतलब किन्नर समाज के लोग थे, 2 खड़े हुए थे, और उन्होंने ऐसे हाथ भी दिया। हाथ दे के तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने स्माइल करके निकल गए। तो क्योंकि मैं उनसे मुलाकात कर चुकी थी, उनके साथ सेशन हो चुका था, तो उन्होंने स्माइल करके बोला, दीदी हम अपने काम के लिए आए हैं। तो इस तरीके से है, और सेम उसी तरीके से होते हैं जैसे पता होता है जिनको जाना है, जिनको उनसे मुलाकात करनी है, उनको भी पता होता है कि मुझे यहाँ मिलेंगे, उन्हें भी पता होता है। और आई थिंक उनको ये इंट्यूशन होता है कि जब कोई गुजर रहा होता है ना, वो खुद समझ जाते हैं कि ये आने वाला है मेरे पास, तो वो खुद ही उसके पास चले जाते हैं और फिर अपना रेट बताने लगते हैं। सो इस तरीके से उन्होंने ये स्टोरीज हमसे शेयर की हैं। मैम मुझे आप ये बताइए कि जैसे जीबी रोड है, वहाँ हाँ। पे कोई कोठा है, हाँ। तो उसमें अंदर घुसने के बाद क्या सिचुएशन रहती है? क्या वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको बेसिक नेसेसिटी एंड सारी चीजें रहती हैं? कैसा माहौल रहता है मैम कोठे का? हर कोठे का अलग अलग माहौल रहता है, हर कोठे का अलग अलग माहौल रहता है। और मतलब कोठों में जनरली मैंने आपको बताया, जो पेशा करती है, मतलब जो बड़ी औरतें हैं जो काफ़ी टाइम से वहाँ पे रह रही हैं, वो उम्र दराज हो गई हैं, उनकी उम्र 28 साल, 30 साल, 32 साल है, उनको कोठे से बाहर जाने दिया जाता है कि अब तुम शाम को जाओ करो। कोठा नॉर्मल होता है, मतलब ऐसा नहीं है, आपको रूम्स होंगे, उनके कोठे में भी रूम्स होते हैं, वो साथ में रहते हैं, बेसिक नेसेसिटीज दी जाती है। जहाँ तक मुझे पता है उनके पास कोई अपना आइडेंटिटी प्रूफ नहीं रहता है, उनके पास कोई खाता नहीं रहता है। उनकी जो वहाँ पे कोठे में सीनियर बैठती हैं, पैसा उनको ही मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। एंड देन उनको वो मंथली कई कोठों में ऐसे होता है कि उनको वो मंथली पैसा दे देते हैं, कई में होता है कि कस्टमर बेसिस में उनको पैसा मिलता है। हर कोठे का अपना अलग अलग होता है। कोठा एक घर जैसा ही होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना बनाते हैं, खाते हैं, उनकी अपनी टाइमिंग है कि अब हमको ये करना है, वो करना है। इट्स नॉर्मल, जैसे हमारा घर होता है वैसे वो होता है। जैसे जीबी रोड पे तो आप देख सकते हो कि कोठा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 64 कोठे में। अच्छा, जीबी रोड के कोठे में एक बहुत चीज़ है कि आपको जैसे 32 नंबर का एग्जाम्पल, 32 नंबर का कोठा है तो वहाँ पे सिर्फ बंगाली लड़कियां मिलेंगी। इस नंबर का कोठा है तो वहाँ पे सिर्फ नेपाली लड़कियां मिलेंगी। इस नंबर का कोठा है तो वहाँ पे सिर्फ साउथ की लड़कियां मिलेंगी। या ये कोठा है जहाँ पे किशोरियां, मतलब नई लड़कियां आई हैं, कम उम्र की लड़कियां, उनको अच्छा, नई और कम उम्र की लड़कियों को ये लोग बड़ा छुपा छुपा के रखते हैं, दबा दबा के रखते हैं, मतलब बाहर ऐसे ओपनली नहीं निकल सकते हैं इस तरीके से। और कई बारी जब हमने उनसे पूछा है तो वो तो हमें कहते हैं कि हमें मैडम ये भी नहीं पता होता है कि कौन आदमी हमसे मिलने के लिए आने वाला है। हमें बस पता होता है कि ठीक है, तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, इस तरीके से। और उनके में अगेन वही बात है कि कई लोग ये कहते हैं कि कई बार हमें हम हाँ तो कर देते हैं, बट जब चीजें शुरू होती तो हमें ना करने का मन होता है, पर हम ना कह नहीं सकते। काफी बार मैम ऐसे न्यूज में भी आता है कि वॉयलेंट एक्ट, मतलब कुछ लोग वॉयलेंट होके जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं कोठों पे लड़कियों को, तो क्या ये सब चीजें भी सच हैं? देखिए, कई बारी नहीं, ऐसा होता भी है। हमसे भी काफी सारी मतलब लोगों ने हम लोगों से शेयर किया, जब हम कोठों में जाके हमने बात करी, या जो लोग सेक्स वर्कर्स हैं उनसे हमने जाके बात किया। कई बार ये होता है कि लोग पैसे दे देते हैं और वो सोचते हैं कि अब ये हमारा एसेट है। एक और चीज है जिसमें लोग बहुत खुल के नहीं बात करते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी जो हर एक इंडिविजुअल का एक अपना तरीका होता है। कई लोग ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी गाली देना पसंद करते हैं,
कई लोग अब्यूज करते हैं, कई लोग शायद बहुत वाइल्ड हो जाते हैं जिसमें यू नो दे हिट ऑल्सो, बट वो एक लड़की से या जो सेक्स वर्कर है उससे कभी नहीं पूछते कि तुम्हें क्या पसंद है। उसको लगता है मैंने पैसे दिए हैं, मुझे क्या पसंद है, मुझे वो कराना है। इन बेसिस में कई बारी वो कहते हैं कि उनके कस्टमर्स बहुत वायलेंट हो जाते हैं, ये फैक्ट है। मैम, आप कोई ऐसी रेस्क्यू की कहानी बताइए जो आपने करी हो और बहुत डिफिकल्टी हुई हो। और दूसरा, मेरे को इसी पे आपसे ये भी पूछना है कि रेस्क्यू का प्रोसेस क्या होता है। तो पहले मैं आपसे रेस्क्यू का प्रोसेस जानना चाहता हूँ कि आप कैसे रेस्क्यू करते हैं, कोई प्रोस्टिट्यूट कहीं फंसी हो या फिर किसी भी लड़की को आपको इस धंधे से बाहर निकालना है। और दूसरा ये कि कोई आप अपनी स्टोरी शेयर करिएगा। ओके, सी दो स्टोरीज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक स्टोरी वो जो हमने नटपूर्वा विलेज में शेयर करी। सो बेसिकली वहाँ पर हमने करीबन 32 लड़कियों का एक सेंटर स्टार्ट किया था। शाम को हम इकट्ठे होते थे, उनको बेसिक एजुकेशन सिखाते थे कि ऐसे साइन करते ए फॉर एप्पल, ताकि वो लिटरेट हो जाए। और जब हम वो सेंटर बंद कर थे, क्योंकि सेंटर रन करने के लिए भी एक आपको फंड्स की ज़रूरत होती है, और हम तब बहुत यंग थे और हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। क्योंकि हमें वहाँ काम करने का मन था तो हम कर रहे थे, और कहीं ना कहीं फिर हमें भी लगा कि हमें भी सेटल होना है, तो हम सब कहीं अलग अलग स्टेट में जॉब करने लगे और हम वो चीज़ फोकस नहीं कर पाए। तो जब हम वो सेंटर शट डाउन कर रहे थे तो उसमें से 5 लड़कियों आई हमारे पास और वो रोने लगी। उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर 3 घंटे के लिए आते थे, तो हम 3 घंटे ना इस धंधे से बच जाते थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि इस 3 घंटे में हमारे साथ जो भी सेक्स करने आ रहा है, क्या वो दारू पिया हुआ है, क्या वो दारू पिया नहीं है, क्या वो एग्रेसिव है नेचर पे, या उसको किस तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी चाहिए, वो हमें भी नहीं पता होती थी, उन बच्चियों ने कहा। लेकिन जब हम 2 घंटे आपके यहाँ आते थे तो हम सुकून से रहते थे। करेक्ट। जब हम वो शट डाउन करने लगे और हम आने लगे तो आउट ऑफ 32 4 लड़कियों ने बोला कि प्लीज़ हमें यहाँ से ले जाइए, और वो उस समय 16 साल की थी। तो हमने उनको गवर्नमेंट स्कूल, एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होता है, उन 4 लड़कियों का, वो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स का स्कूल होता है, हमने उनको उस पर एनरोल कराया। धीरे 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 उन्होंने वहाँ से 8th किया, फिर हमने उनको गवर्नमेंट स्कूल से 10th कराया, 12th कराया। आज वो ग्रेजुएटेड है और वहीं के एक छोटे गांव में पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने 4 बच्चियों को इस प्रोस्टिट्यूशन से अलग किया था। तो ये एक पॉजिटिव स्टोरी है। इट टुक टाइम, क्योंकि उनके घर आने नहीं दे रहे थे भाई, पैसा जो आए दिन आ रहा था वो बंद हो गया था। दूसरा एक बहुत ऐसी स्टोरी थी जहाँ पर हमें हमारे लोकल पुलिस स्टेशन पे बताया गया कि एक लड़की गुम हुई है, और उनको ये पता चला कि ये कोलकाता में है। ठीक है, तो उनके, और लकीली यही हुआ कि उसने एक मिस कॉल कर दी थी, उसको नंबर याद था। जब उसने एक मिस कॉल कर दी थी, और वही मैंने कहा ना कि ऑर्गेनाइजेशंस जितना ताकतवर हो, आपको लीगल सपोर्ट, आपको पुलिस की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास यूनिफॉर्म है, हमारे पास वो सिक्योरिटी नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ पुलिस हमने उसको ट्रेस किया। जब हम वहाँ लेने गए और वहाँ पे हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल ऑर्गेनाइजेशन से बोला कि यहाँ से, वो लखनऊ की लड़की थी, कि यहाँ से हम नहीं आ पा रहे हैं, आप हमारी हेल्प कर दीजिए। लिटरली उसको कोठे में छुपा दिया गया, वो नहीं बाहर निकल पा रही थी। 3 दिन हम वहाँ वापस गए, वापस आए, वापस आए, पर हमें पता था वो यहीं पर ही है। समहाउ शायद, अच्छा, कोठों में एक बहुत मैंने कॉमन सीन देखा है कि वहाँ पे महिलाएं रात में ड्रिंक करती हैं, जो भी इनकी सीनियर्स होती है, ठीक है। तो शायद वो ड्रिंक करके सो गई होगी, तो ये उसका पैर दबाने के लिए गई लड़की, ठीक है। माँ जी बोलती थी कि पैर दबाने के लिए गई, तो उसने 2:45 बजे एक मिस कॉल कर दी, सेम नंबर पे, जिस नंबर से पहले मिस कॉल आई थी, जिसको ट्रेस किया। जैसे ही मिस कॉल की, उसके फादर ने बताया, साथ में गए हुए थे, कि मिस कॉल आई और सेम नंबर से आई है। देन वी रियलाइज कि वो यहीं पर ही है। फिर जाके पुलिस, महिला कांस्टेबल ने शोर मचाया कि ये लड़की गुम हुई है, इसके फादर यहीं पर ही हैं। फिर वो निकल के आई और उसने वॉलंटरली बोला कि नहीं, अब मुझे घर जाना है, तो कोई रोक नहीं सकता था। फिर उसका मेडिकल कराया, हम उसे रेस्क्यू करके यहाँ पर लेके आए। बट वो जो 3 दिन की जर्नी थी, वहां जाना फिर वापस आना, फिर जाना फिर वापस आना, वो एक बहुत चैलेंजिंग जर्नी थी, जिसको शायद शब्दों में आर्टिकुलेट करना भी मुश्किल है हम, और उस फादर के लिए भी, जिसको पता है कि मेरी बच्ची यहाँ है, पर उसको बाहर नहीं निकलने दे रहे। और वो बच्ची 15 साल की थी, और मैं उस बच्ची को हिम्मत की दाद देती हूँ कि वो गई और उसने दोबारा मिस कॉल की।
सो इस तरीके से ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं मानवेंद्र जो अनडॉक्यूमेंटेड है। इनमें मैम कोई ऐसे जानना चाहे तो घुस नहीं सकता कोठे में जाके कि यार वो फला आपने छुपा रखा है, मैं उसको लेके आना है, बाहर लेके आना है? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। मुझे पता नहीं, लोग कहते हैं कि ये लोग भी दे हैव अ गुड लाइजनिंग विद द लोकल पुलिस डिपार्टमेंट एंड अ लोकल नेता, बट आज तक हमसे किसी पुलिस डिपार्टमेंट या कहीं पे हमने खुल के नहीं सुना, ना हमने देखा। जो चीज हमने अपनी आंखों से नहीं देखी मानवेंद्र उस पर नहीं बोलेंगे, बट ऐसा बोला जाता है क्योंकि उनको पता है कि वो धंधा कर रहे हैं तो सिस्टम मैनेज करते होंगे। और इवन मैम मैंने नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंटरी देखी थी इस पे, तो उसमें दिखाया था कि किचन विचन के अंदर छोटे छोटे वो बॉक्स टाइप का बना के रखते हैं छुपाने के लिए, हाँ। कि उसमें छुपा दिया, कोई आ रहा है तो आवाज नहीं आ अरे वो छोटे छोटे टैंक रखते हैं, उस पे छुपाते हैं। मैंने बताया ना, जो पेशावर हो जाती हैं, जो बाहर निकलने हो जाती है, अब उनको पता है कि ये लौट के कहीं नहीं जाएंगी। जिनको उनको डर रहता है ना, अब जैसे 14 साल की बच्ची है, वो दर्द में है। आप सोचो, एक 14 साल की बच्ची 8-8 कस्टमर्स को अटेंड कर रही है, नहीं पता वो कस्टमर कैसा है, वो वायलेंट कस्टमर है, वो नॉर्मल कस्टमर है, नहीं पता। तो वो बच्ची अपने दर्द को बचाने के लिए तो बाहर निकलेगी। तो ये लोग छुपा के रखते हैं। जिनको भी हमने रेस्क्यू किया है वो निकल के आए हैं, उन्होंने बोला है ये चीज। मैम इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन हब सबसे बड़ा कहाँ पे है? कोलकाता। सोनागाची आई थिंक। हाँ, कोलकाता। थोड़ा सा मैम इसके बारे में आप मुझे बताइए कि प्रोस्टिट्यूशन की जो प्रोसेस है, ये काइंड ऑफ देखिए कहने के लिए ये है कि भाई ये इलीगल है, और ये भी पता है कि महिलाओं को इसमें जबरदस्ती भी लाया जा रहा है, बट ये चल भी रही है, पहले पूरा पूरा सब चल रहा है। तो क्या आपका क्या टेक है इसके ऊपर कि इसको बिल्कुल लीगलाइज कर दी जाए, जिससे कि ये जो बीच में जितने मीडिएटर्स हैं ये सब खत्म हो जाएं, और जो महिलाएं इसमें इन्वॉल्व हैं उनको डायरेक्ट अपना जो भी उनका पेमेंट है वो मिले? या फिर आपको क्या लगता है, मतलब आपका क्या टेक है मैम इसके ऊपर? मुझे लगता है लीगल होना ऑफ कोर्स इट्स राइट। देखिए, शब्द है सेक्स वर्क। कोई भी पेशा गलत नहीं होता। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। अगर मुझे उतनी रिस्पेक्ट मिल रही है तो एक सेक्स वर्कर को भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि द थिंग इज दैट आप उसको पैसा दे रहे हो और वो आपको जो काम चाहिए उससे वो आपको काम करके दे रहा है। तो इसको लीगलाइज करना इज अ वेरी 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 गुड वे। इससे क्या होगा ना, जो प्रोस्टिट्यूशन को एक हम अलग निगाहों से देखते हैं उनको एक रिस्पेक्ट मिलेगी, उनको भी ना कहने की आजादी होगी। करेक्ट। आज एक प्रोस्टिट्यूट की बेटी है, भले ही वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आम आदमी जब चलता है तो उसको भी उसी निगाहों से देखता है और वो फॉर ग्रांटेड लेता है। हमारे साथ एक सेक्स वर्कर हैं, उनकी बेटी को हमने जब स्कूल पे एडमिशन कराया, और एक और चीज होती है जब हमने उसकी बेटी का स्कूल पे एडमिशन कराया। अच्छा, एक और पॉलिसी ये होती है कि आपको कॉन्फिडेंशियल रखना रहता है। आप अगर किसी रेकी करके लेके आए हैं किसी बच्ची को या किसी बच्चे को और वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व था, तो आपको बताना नहीं होता है कि वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व था, क्योंकि उसके रीजन है, कहीं कि वो डिस्क्रिमिनेशन। बट इन केस अगर पता चल गया तो वो किस निगाहों से दिखता है, फॉर ग्रांटेड तू तो यही करके आई है, यही करेगी, है ना। मैं एक चीज बताती हूँ आपका, एक छोटा सा एग्जाम्पल। हमारे यहाँ पे एक संभवी करके लड़की थी जिसको हमने रेस्क्यू किया था। फिर उसने क्या किया था कि उसने ग्रेजुएशन पहले हमने कराया, फिर वो एक ऑफिस में एज अ हेल्पिंग स्टाफ काम कर रही थी। तो जब वो काम कर रही थी तो उसने 2-3 दिन तो कुछ नहीं बोला, 10 दिन भी उसको कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने कहा कि पता है जब मैं ऑफिस का शाम होती है ना तो लोग मुझे अलग निगाहों से देखते हैं। और फिर उसी के एक और हेल्पिंग स्टाफ ने उसको बोला कि मैं 2,000 रुपये दूंगा, मेरे साथ रात में चलेगी। इमेजिन। तो क्योंकि लोग एक प्री नोशन था कि ये वहां से आई है और इसके लिए तो ये आम बात है, जहां 10 तो वहां मैं 11वां। सो दिस इज लाइक अ बिट डिफिकल्ट जर्नी। एक सेक्स वर्कर का बच्चे को ना आजादी भी नहीं मिलती है कि वो एक स्कूल पे जाके प्रोफेशन पे लिख सके कि तुम्हारी माँ क्या करती है या तुम्हारा बाप क्या करता है, पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या है। और वो जब ये कहती है ना कि मैं तो अपना काम बहुत जेन्युइन से करती हूँ, मैंने पैसे लिए और आपको सर्विस दी, लेकिन तभी मुझे हक नहीं है कि मैं अपने ऑक्यूपेशन पे इसको इज्जत से लिख सकूं। सो ये वो है जिनको डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है।
मैम कुछ समय के बाद ये महिलाएं क्यों नहीं निकलना चाहती? जैसा आपने बोला कि कुछ को ज़्यादा समय हो गया, तो वो अब पता है कि नहीं जाएँगी या इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। बट आफ्टर अ सर्टेन एज जब आप बड़े हो गए हो, आपको नॉलेज हो चुकी है गलत हो रहा है, तो कभी तो कभी आप भाग ही सकते हो। तो आपको क्या लगता है क्या रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से फिर नहीं होती हैं? ओके, वो जाएंगी कहाँ? जाएंगी कहाँ? उनको नहीं पता माँ बाप का घर कहाँ है, भाई बहन कहाँ है, और उनको ये भी पता है, उनको डर है मन में कि यहाँ तो मेरे पास छत है और कोई एक सीनियर है, भले ही वो मुझे गाली दे, बट अगर मैं बीमार पड़ूंगी तो मुझे अस्पताल लेके जाएगी। भले ही मैं जो सेक्स वर्क कर रही हूँ उसका वो 2,000 रुपये ले रही है और मुझे शायद महीने का ही 3,000 रुपये दे रही है, लेकिन उसके पास एक छत, एक छाया, एक हाथ है। ऐसे वो जाएगी तो वो कहाँ जाएगी? आई हैव फाउंड मेनी वुमेन्स हु डजंट इवन हैव अ आइडेंटिटी। आप कहीं घर लेने जाओ और उस आप कहीं रेंट पे भी घर लेने जाते हो ना, इमेजिन चलो वो अपनी फैमिली के पास नहीं गए। लोगों ने भी कहा कि जब हम घर लेने जाते हैं तो वो कहता है आधार कार्ड है, मेरे पास नहीं है। क्या करते हो आप? क्या करते हो आप? जवाब है, उनको घर ही मिलना बहुत मुश्किल है। आईडी के बिना तो कुछ होना ही नहीं है। कुछ होना ही नहीं, अगर होना भी है तो वो पूछेगा क्या करते हो आप? तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मैं सेक्स वर्कर हूं? आप मुझे घर दोगे? कोई नहीं देगा। कोई नहीं देगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो दे एंड अप स्टेइंग देयर ओनली एंड दे वेट कि कोई दीदी आ जाए एनजीओ वाली जो मदद कर दे। बट दीदी भी कहाँ लेके जाएंगी? कितने प्रोटेक्शन होम है, कितने शेल्टर होम है? अभी मैं कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें ऐसा था कि 5 स्टार होटल्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलता है। थोड़ा मैम ये सिस्टम समझाइए कि ये कैसे वर्क करता है। ये सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बिकॉज जैसे 5 स्टार तो आपको भी पता है, वहाँ पे कॉर्पोरेट के लोग आ रहे होंगे। अगर कोई 5 स्टार में रुक रहा है, वो दिन का 10,000 20,000 25,000 रुपीज पे कर रहा है, तो वो एक्सपेक्ट भी अच्छा कर रहा होगा। ठीक है, ये बहुत वो एआई वाला सिस्टम, कैमगर्ल वाला सिस्टम जो मैंने आपको समझाया, जो एजेंसीज चल रही हैं, दे हैव एजेंसीज, दे हैव कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे आपको कोई होटल बुक करना है, राइट? यू बुक अ होटल फ्रॉम एक बाय ट्रिप, यू बुक अ होटल फ्रॉम एक्सिको। वैसे दे हैव अ एजेंसी बट दे डोंट हैव अ लीगल नेम ऑन वेबसाइट, बट दे हैव कॉन्टैक्ट नंबर विच इज सर्कुलेटेड अमंग एवरीवन। ठीक है, तो ये उसमें से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, चाहे वो पुरुष हो, महिलाएं भी सेलेक्ट करती हैं, मेल हो वो भी। इनके पास ऑप्शंस आते हैं कि भाई आई एम स्टेइंग इन, फॉर एग्जांपल आई एम स्टेइंग इन दिस होटल बिकॉज हियर आई कांट टेक नेम। मैं नोएडा का एक होटल बताती हूँ। ठीक है, वहां पे मतलब मैंने ये लाइव देखा और कोइंसिडेंटली वो मेरे ही सामने हुआ। तो जो चीज मैंने पढ़ी और सुनी थी, जो मैं इंटरवेंशन कर रही थी, वो मैंने लाइव होते हुए भी देखा। शाम का 7:30 8 बजे का टाइम था। सो बेसिकली उन्होंने एक नंबर के थ्रू, एजेंट के थ्रू, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ स्टे कर रहा हूँ, मेरा 3 days का स्टे है एंड आई नीड समबडी, अ फीमेल फॉर अ 3 days। उन्होंने उससे पूछा कि आपका बजट, सो हाउ आई केम टू नो अबाउट द स्टोरी। उन्होंने पूछा आपका बजट क्या है, तो उन्होंने अपना बजट बताया कि आई कैन पे लाइक मिनिमम 15 मैक्सिमम 15,000 रुपीज, मिनिमम 10,000 रुपीज। तो उन्होंने कहा अच्छा ये है, तो इस प्रोफाइल पे हमारे पास ये लोग हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो सारी प्रोफाइल्स पीडीएफ में उसके साथ में शेयर कर दी। जब पीडीएफ में उसके साथ में वो प्रोफाइल शेयर करी तो उसने चूज किया कि मुझे इसके साथ आना है। फिर उस लड़की को जिसको चूज किया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर इसके साथ शेयर किया और इन दोनों ने आपस में बातें की। करेक्ट, जब आपस में बातें करी तो उसको ऑलरेडी होटल में बुक्ड रूम है। ठीक है, उसने पहले चेक इन किया और उसने बता दिया कि 2 लोग यहाँ पे चेक इन करेंगे, और उस लड़की की आधार कार्ड भी भेज दिया बिकॉज दे आर डूइंग एट अ ग्रेट लेवल। ठीक है, आपको पता है 3 स्टार 5 स्टार में चेक इन करने के लिए आपको एक आइडेंटिटी चाहिए। उसने आइडेंटिटी दे दी, इसने चेक इन किया। चेक इन करने के बाद में इसने नीचे रिसेप्शन में बता दिया कि मेरा जो लाइक इट्स अ डबल ऑक्यूपेंसी, जो सेकंड पर्सन है शी इज अ फीमेल, उसका ये आधार कार्ड है, वो आएंगी। तो इन्होंने भी बोल दिया हाँ ठीक है, रिसेप्शन में चेक हुआ, ये लेडी आ गई है, ये आपकी गेस्ट है, हम आपको रूम पे भेज दे। वो रूम पे गया। तो ये पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, पूरा ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। रिसेप्शनिस्ट को भी पता होगा कि ऑफ कोर्स। अच्छा, जब आप पूछोगे ये कौन है ना, तो रिसेप्शनिस्ट बोलेगा नहीं कौन है। तो बेसिकली हुआ ये था कि आई वाज देयर, मतलब मैंने होटल पे चेक इन किया। सडनली उन लोगों का जो भी मतलब जो भी कॉस्ट में बातचीत हुई होगी, 10,000 15,000 20,000,
एंड दे हैव स्टार्टेड डूइंग देयर वर्क। भाई वो सर्विस देने आई है तो वो सर्विस देगी, उसने अपनी सर्विस देना शुरू करी। सडनली जब उसने हुआ कि चलो ठीक है आज की सर्विस हो गई, नाउ शी नीड अ पेमेंट, तो उसने पेमेंट देने में तमाशा कर दिया। पेमेंट देने में तमाशा इसलिए कर दिया, उसने जो एक्सपेक्ट किया उसने उसको वो नहीं दिया। एंड देन उसने होटल में तमाशाबाजी करना शुरू किया, टीवी तोड़ी, रिसेप्शन पे कॉल किया कि मेरे साथ हैरेसमेंट हो रहा है। अब द थिंग इज दैट रिसेप्शनिस्ट ऑल्सो नो कि वो प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है। जिसने रूम बुक किया है, जो उनका दूसरा कस्टमर है, उसको भी पता है प्रोस्टिट्यूट है, बट दोनों ने ओपनली एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया। जब ये इंसिडेंट हुआ और उसने तो सडनली पुलिस भी बुला लिया, एंड आई अप्रिशिएट इट कि भाई अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मैं आपको ये सामान 10 रुपए में दूंगी और आप मुझे 5 रुपए दे रहे हो, मेरा हक है टू टेक अ लीगल एक्शन बिकॉज आई एम गिविंग यू दैट सर्विस, एंड आई अप्रिशिएट दैट लेडी। तुरंत उसने वहीं से मतलब पुलिस को कॉल किया, पुलिस केम इन द रिसेप्शन एंड आस्क्ड। पुलिस ने भी साफ यही कहा कि आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी, एंड उनके पास रिटर्न टेक्स्ट था कि हम 15-20 के शायद पे करेंगे, उन्होंने नहीं पे किया। लिटरली मतलब उन्होंने नहीं पे किया, तो शी टुक अ स्टैंड फॉर दैट, एंड आई वाज हैप्पी वेरी मच एट दैट टाइम कि एटलीस्ट दे आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर देम, दे आर सेइंग नो फॉर थिंग्स। तो इस तरीके के हैं, मतलब इफ यू आर गोइंग समवेयर यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, आपको कहीं रोड पे ढूंढने नहीं जाना है, ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल है, गेट इट डन। तो 5 स्टार होटल्स, 3 स्टार होटल्स सब। इनमें भी सब जगह ओपनली चीजें चल रही हैं। एंड आपने इसमें एक एस्पेक्ट ये भी बताया कि महिलाएं भी 5 स्टार होटल बुक कर रही हैं फॉर द पुरुष वाला। हाँ, एवरीवन, मतलब डिजायर्स तो दोनों की है ना, सिर्फ मेल्स को थोड़ी ना डिजायर्स है। आई थिंक मतलब मेल्स को जुगालो समथिंग ऐसे कुछ बोलते हैं ना। हाँ। मैम कोई रिग्रेट आपके पूरी जर्नी में कि कोई ऐसा केस जो आप बचाना चाह रहे हो नहीं हो पाया हो, या कुछ ऐसा रिग्रेट आपके इसमें बताइए। रिग्रेट मेरे अभी भी है, दोस्त 32 गर्ल्स आउट ऑफ 32 वी वर ओनली एबल टू टेक 4 गर्ल्स। आज भी मेरे को रिग्रेट है दैट आई रियली वांटेड टू मतलब वर्क इन दैट नटपूरवा विलेज, जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि उनकी बहनें तो प्रोस्टिट्यूशन में थी, ठीक है। अब उस समय कुछ बच्चे ऑलरेडी जिनकी शादी हो गई है, वो भी क्योंकि वो भी खुद ही इन्वॉल्व है, तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी चाह रहे हैं कि वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो। तो रिग्रेट मेरा यही है दैट you know we really need donors and we really need supports from organization who can come together, work on this issue, and of course those who don't wanted to be the part of the sex work, voluntarily जिसको नहीं करना है कंसेंट के साथ, हम उसकी मदद कर सकें और उसको किसी और प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में जाना है उस प्रोफेशन में उसको मदद करें कि वो अपने आप को एज एन इंडिविजुअल ग्रो कर सके। मैम मुझे एक चीज आपसे बस इन्हीं बातों पे और पूछना है कि जैसे आपने बोला कि शादी हो गई, तो होता क्या है उस गांव के अंदर? ऐसा भी है कि कुछ समय के बाद प्रोस्टिट्यूशन खत्म करवा के उस लड़की की शादी कर दी जा रही है? हाँ, मतलब नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे गांव पे जो लड़कियां सेक्स वर्क पे इन्वॉल्व हैं तो उनकी शादी नहीं हो रही है, उनकी शादी भी हो रही है। और कई लड़कियों की तो शादी उसी घर पे हो रही है जिस घर पे सेक्स वर्क ही होता है। ओके। हाँ, तो उनके लिए कोई नई चीज नहीं तो है। आफ्टर मैरिज ऑल्सो दे नीड टू कंटिन्यू द सेम? दे नीड टू कंटिन्यू, सम कंटिन्यू सम डिडंट कंटिन्यू, बहुत सारी कहानियां हैं, कुछ कंटिन्यू करती हैं, कुछ कंटिन्यू नहीं करती हैं। कुछ को मैं जानती हूँ जो हमारे साथ थी जिन्होंने अभी भी कंटिन्यू किया, और उनको इस बात का डर है कि उनकी आगे की जनरेशन कंटिन्यू ना करे। तो आई जस्ट थिंकिंग कि वी एज एन कलेक्टिव, वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन रियली हैव टू कम टुगेदर टू वर्क फॉर दिस कॉज, जहाँ पर लोग वॉलंटरली इस पे ना आना चाह रहे हो। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऐसी दी जो आज से पहले मुझे तो नहीं पता थी, एंड आई होप जो हमारे लिसनर्स भी समझें तो उनके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहे। एंड इस पॉडकास्ट के थ्रू एक और चीज़ है कि भाई अगर कोई आप अपने आसपास इस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं तो प्लीज़ रीच करिए, जो भी आसपास पुलिस हो, NGOs हो, ये सारी चीज़ें। लास्ट में मैम आप कुछ अगर हमारे लिसनर्स को कहना चाहें तो गो हेड। मैं लिसनर्स को यही कहना चाहूँगी कि जनरली लोग सेक्स के मुद्दों पे बहुत ओपन बात नहीं करते हैं, और हमें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ नॉर्मल बायोलॉजिकल नीड फॉर अस। सेकंड, जो सेक्स वर्क में इन्वॉल्व हैं वो अपना काम बहुत डिग्निटी से कर रहे हैं, तो कभी आपको कोई सेक्स वर्कर मिले तो उसको एक रिस्पेक्ट से देखिएगा। दूसरा, अगर कोई बच्चा या बच्ची किसी कारणवश किसी सेक्स वर्क में ऑलरेडी पहले इन्वॉल्व था लेकिन अब वो बाहर आ चुका है, तो कभी भी उसको उसकी पुरानी चीज़ों से रिलेट करके उसको टीज ना करें, उसको रिस्पेक्ट दें, डिग्निटी के साथ में, और साथ ही साथ उसकी मदद करें कि वो आगे करियर में जो एज एन इंडिविजुअल लेवल करना चाह रहा है
वो आगे करे और उसका साथ दे. सो लाइक तीसरी चीज मैं एक और कहना चाहूंगी कि हम भी एज एन इंडिविजुअल अगर किसी सेक्स वर्कर के साथ जा रहे हैं और अगर उसने ना कहा है तो उसकी ना को ना लीजिए. उसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि मैंने पैसा दिया है तो सर्विस तो देनी ही पड़ेगी. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से इन लास्ट. थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर. थैंक यू सो मच. वेलकम.